इसमें स्टूडेंट्स, अब तक मैं आप लोगों को ग्रामर पोर्शन करा था। ग्रामर पोर्शन में जो मैंने आपको इसमें रिपोर्टिंग स्पीच कराई आप लोगों को, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कराए, इसमें डिग्रीज कराई, सिंटैक्सिस कराए, सिंथेसिस कराई, वॉइसेस कराए, दो तीन एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करके आपको बताई उसमें से, पूरी ग्रामर पोर्शन में से। एंड मैंने कहा था कल लास्ट क्लास में कि इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट लिटरेचर। लिटरेचर स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसमें प्रोज में अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करूं तो फर्स्ट चैप्टर इसमें गर्ल विद ए बास्केट। इसके राइटर हैं विलियम सी डगलस। विलियम सी डगलस was a judge in the Supreme Court of America. He was judge in the Supreme Court of America. He visited India in 1950, just after 3 years of independence. केवल भारत की आज़ादी के 3 साल बाद विलियम सी डगलस को भारत आने का मौका मिला। एंड उन्हें जाना था न्यू दिल्ली टू रानीखेत। कहाँ से कहाँ जाना था उनको? रानीखेत, जो कि एक हिल स्टेशन है। रानीखेत जाना था। एंड ही वॉज वेरी क्लोज टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो थे विलियम सी डगलस। He was close to पंडित नेहरू। ये स्टोरी उस टाइम की है जब देश को आज़ाद हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ था। ओनली आफ्टर 3 years, 3 साल की बात है जब वो विलियम सी डगलस इंडिया आए। एंड राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। उनको जो समय में ब्रिटिश टाइम में एक हिल स्टेशन में ब्रिटिश टेरिटरी थी उस टाइम पर रानीखेत, उस टाइम पर इट वॉज इन यूपी, उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। बट नाउ इज द डिफरेंट स्टेट, एक अदर स्टेट है। अब नाउ इट इज इन उत्तराखंड। अब ये उत्तराखंड में है। पहले यूपी का हिस्सा था सारा, एकदम बड़ा ये उत्तराखंड पूरा यूपी में आता था। तो बट नाउ इज इन उत्तराखंड। रानीखेत उत्तराखंड में है। एंड विलियम सी डगलस had a great interest in Indian culture and civilization, its ideology, its simplicity, its culture, its philosophy, its civilization, its social culture, its traditions. He believes in Hindu scriptures. हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं। ही बिलीव्ड इन लॉट, में विश्वास करते थे। एंड ही वांटेड टू स्टे इन इंडिया फॉर सम टाइम, बट ड्यू टू हिज वर्क, अपने काम की वजह से, ही कुड नॉट स्टे देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। यहाँ तक वो लंबे समय तक नहीं रुक पाए।
एंड जब 1950 में भारत आए, तो ये इट वाज द टाइम व्हेन आवर इंडिया, आवर कंट्री वाज सो पुअर। उससे पहले बहुत सारे लोगों ने लगभग नियरली, आप मान के चलिए लगभग 2000 या 2000 साल तक विदेशी जो इंट्रूडर्स रहे, जो आक्रमणकारी रहे, उनका अटैक होते रहे और भारत को लूटते रहे। कई राजाओं ने, मोहम्मद गजनबी के बारे में कहा जाता है, 17 बार अटैक किया, उसके बाद सोमनाथ मंदिर को लूटा, इतना सोना खजाना जो भारत एक समय में सोने की चिड़िया था कहा जाता था। तो इट वॉज द गोल्डन वर्ल्ड, द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की रिचेस्ट कंट्री में थी। वो एक समय जब ये देश आज़ाद हुआ तो भारत में कुछ भी नहीं था। ऑन द नेम ऑफ इंडस्ट्रीज वी डिड नॉट हैव एनीथिंग, on the facilities, on the irrigation system, on the name of the irrigation system, we have only uh, rivers, and we did not have just like submersible, the tube wells, the pump sets, just like today. आज की तरह सब कुछ नहीं था। our agriculture was completely depend upon the rain, बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। एंड हम पुराने इतिहास को पढ़ें, हिस्ट्री को पढ़ें, तो जब पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं बड़ा दुख होता है किसानों के बारे में कि जो सूखा पड़ गई तो कुछ नहीं हुआ, या बाढ़ आ गई बहुत ज़्यादा हो गई, तो बाढ़ आज भी बुरा हाल है। तो बाढ़ आ गई तो सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में कोई रहा है तो वो इंडियन फार्मर रहा है। तो देश उस समय ऐसा था जब डिवाइडेशन हुआ है, अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक भारत पर शासन किया, और बहुत सारे लोगों, लाखों लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लाखों लोग मारे गए उसमें, देश को फ्री करने में, देश को आज़ाद कराने में। आज तो हम बड़ी दुख की बात है कि समटाइम्स आवर लीडर्स, हमारे जो आज के नेता बनते हैं कुछ लोग, तो वो हमारे देशभक्तों के बारे में, हमारे शहीदों के बारे में पता नहीं कुछ क्या क्या बोल देते हैं। कई बार कोई टेररिस्ट कह देता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। उनके बलिदान को, उनके सेक्रीफाइसेस को आज हम भूल चुके हैं। इवन हम जब हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो या रिपब्लिक डे हो, गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस, हम सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी देर तो एज यूजल आई वोज जैसे मैं देखता हूँ, तो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, थोड़ी देर तो हम देशभक्ति के गाने गाते हैं, देश को अमर शहीदों की बात करते हैं, जो बहुत सारे लोगों ने बलिदान किया। दुनिया इतिहास में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम कहीं दर्ज नहीं, नाम कहीं लिखा हुआ नहीं, जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किया, जिन्होंने अंग्रेजों ने इतने क्रूरता की, जिन्होंने अंग्रेजों ने लोगों के इवन हाथ पर काट दिए, इवन दूसरी चीज़ें रहीं। तो एंड अंग्रेजों ने इतना क्रूरता किया, इतना इनजस्टिस किया कि जेलों में डाल करके नेल्स तक खींच लिए, आंखें तक फोड़ दी गई, लोगों को बिना बात के फांसी तक चढ़ाया गया, उनको काले पानी की सजा दी गई, उनको बाहर भेज दिया गया। तो इतने बहुत एक क्रूरटी रही, जस्टिस रहा। तो ये आज़ादी ऐसी नहीं मिली थी, लोगों ने बहुत बड़े बलिदान किए। ऊपर से जब देश का डिवाइडेशन हुआ, जब देश का बंटवारा हुआ, तो इंडिया और पाकिस्तान जब बने, तो लगभग बताया कि 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, लगभग 9 मिलियन पीपल लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा। जो एक समय में लोग बहुत रिच थे कहीं पर, वो बहुत गरीब हो गए बेचारे, और जो गरीब थे जिन्होंने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, बहुत अमीर भी हो गए। ऐसा कुछ हुआ उस टाइम में। तो वहाँ से लोग चले, उस समय की बात, वी डिड नॉट हैव द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, उस समय ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था कुछ भी, एंड वी हैव जस्ट लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन हुआ करती थी। और उन लोकल ट्रेन भी वो स्टीम इंजन होते थे, वो भी एक दो ट्रेन होती थी वो चलती थी। तो वो जब ट्रेन वहाँ चली, बहुत सारे लोग मारे गए। जो लोग वहाँ से लाहौर से, वहाँ से जो लोग पैदल चले और लाहौर से नई दिल्ली तक पैदल आना हो, कितने लाखों लोग, बहुत लाखों लोग जहाँ गिर गए, चाहे वो बुजुर्ग थे, ओल्ड थे, यंग थे, में से भूख से, गरीबी से, पानी की वजह से, जो जहाँ गिर गया, लोगों ने अपने लोगों को
मरते हुए देखा होगा, गिरते हुए देखा, अपने भाई बहनों को, माँ बाप को, पेरेंट्स को बिछड़ते हुए देखा। तो वो जो आज हम उसको महसूस करके ही बड़ा दुख होता है। तो कैसे चीज़ों उन चीज़ों को लोगों ने फेस किया होगा, और आज हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। आज हम केवल इतने सेल्फिश हो गए हैं। हमारी पॉलिटिक्स इतनी, आई थिंक, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है। दुनिया भर के स्कैम्स होते हैं, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, हम अपने शहीदों के बारे में कोई विचारधारा नहीं रखते। इवन हम लोगों को, कई बार मैं बच्चों से, आप लोगों से बात करता हूँ, आप लोगों को एक्टर और एक्ट्रेसेस के जन्मदिन सेलिब्रेट करते, जन्मदिन याद होता है। आप पूछे कि बिस्मिल का कब था, राजगुरु का जन्मदिन कब था, चंद्रशेखर आज़ाद का कब था, सुभाष चंद्र बोस, मुश्किल से याद होगा। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस देश के लिए सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, उनके जन्म दिवस भी, उनके जन्मदिन भी आपको याद नहीं होंगे। लेकिन आपको याद है, आपको सलमान खान का याद होगा, शाहरुख खान का याद होगा, और या दूसरे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनके याद होंगे। बट उनके नाम याद नहीं होंगे, उनके जन्मदिन याद नहीं होंगे डेफिनेटली। तो ये एक हमारी कहीं ना कहीं हम जो हम लोगों का सिस्टम है, हम लोग जो कल्चर है, जो हम लोगों की मेंटलिटी, हम लोगों की टेंडेंसी है, ये हम लोगों की कमी है कि हम अपने घर में बैठकर बच्चों से उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, उसको डिस्कस नहीं करते हैं। आज के बच्चे बैठे हैं तो गेम्स में, पबजी में और दूसरी चीज़ों में एंगेज होते हैं, बिजी होते हैं। दे डू नॉट लाइक टू सिट देयर विद देयर पेरेंट्स, and even parents do not have much time, more time to discuss these things. They parents do not tell them the flaws, the ideology of Indian culture, Indian civilization. उनके पास टाइम नहीं होता। एंड even as far as I think, you do, the students of 12th class or 11th class, you do not have learned a single श्लोक of गीता। गीता का, रामायण का एक सिंगल श्लोक याद नहीं होगा। एंड वेदास की बात हम करें, पुराण की बात हम करें, तो उनकी तो बहुत दूर की बात हुई। और वी मस्ट नो अबाउट, हमें पता होना चाहिए हमारी कल्चर के बारे में, हमारे सिविलाइजेशन के बारे में। और जैसे जिस राइटर बात करते हैं, विलियम सी डगलस बात करते हैं जिन चीज़ों की, तो वो उस समय के लोगों के रहन सहन को, लोगों के कल्चर को, लोगों के मेंटलिटी को, लोगों को आइडियोलॉजी की बात करते हैं। उस समय पर इतना होते, गरीब होते हुए भी हमारे पास कुछ नहीं था, लोगों के पैरों में जूते तक नहीं होते थे। हमारे पास आज की तरह आज तो जो खादी है, आज तो लोग खादी, जो रिच लोग हैं, जो फैशन में पहनते हैं, वो रिच लोग खादी पहनते हैं, कि कॉटन बहुत महंगी है। उस समय पर केवल खादी हुआ करती थी, और हाथ के बुने हुए कपड़े होते थे, जो जैसा हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो मूवीज़ में देखते हैं या पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं। खादी के कपड़े होते थे, हाथ के बुने हुए, जो खड्डी होती थी, खड्डी बोला जाता था, उनमें हाथ से कपड़े बुनाई होती थी। जो वीवर्स होते थे, जो जुलाहे होते थे, उसका बुनते थे, वही मोटे कपड़े पहनते थे। पैरों में जूते तक नहीं होते थे। आज भी इवन टुडे वी हैव सम सेक्टर्स, सम रूरल एरियाज, आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं। इवन टुडे इन द 21st सेंचुरी की हम बात करें, आज some parts of the बिहार और झारखंड, आसाम, ईस्टर्न यूपी, कुछ हिस्से आज भी हैं कि आज भी लोगों के पैरों में जूते तक नहीं होते हैं, चप्पल तक नहीं होती हैं। आज भी औरतें एक साड़ी में पूरा शरीर को कवर करने के लिए मजबूर होती हैं। आज भी some sectors are there, even today 21st century, then we are calling ourselves that we have a great economically, हमारी जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, हमारा देश बहुत मजबूत है। हम आज बड़े बड़े उसकी प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारा जो लो जो सिस्टम है, जो नीचे का लोअर सिस्टम है, वो आज भी शायद बहुत कमज़ोर है, आज भी उतना मजबूत नहीं है। इसमें जो लोग यहाँ से भारत से जब डिवाइडेशन हुआ, जब बाहर से वहाँ गए, तो उन लोगों को वहाँ पर आज भी मुहाजिर कहा जाता है। उनको आज भी दोयम दर्जे की नागरिकता दी जाती है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। और जो लोग वहाँ से यहाँ आए अपने ही देश में, उन लोगों को रेफ्यूजी कहा गया।
अपने ही देश में रिफ्यूजी कहलाना, आई थिंक इससे बड़ी दुखी क्या बात होगी। रिफ्यूजी का आज भी लोग रिफ्यूजी कहते हैं। इट्स अ रियल इंसिडेंट। जब मैं आई वॉज स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, 10th क्लास में पढ़ता था, तो गांव के लोग गांव की लैंग्वेज, गांव के माहौल में थे, तो उनको लोग एग्जैक्टली शरणार्थी कहा गया। तो गांव में बहुत लोग बोलते हैं कि ये शरणार्थी है, शरणार्थी बोलते हैं, शरणार्थी। अब आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शरणार्थी। तो बहुत लोग मुझे समझ में नहीं आया कि शरणार्थी ये मतलब क्या क्या शरणार्थी। वो शरणार्थी नहीं बोलते थे, शरणार्थी, गांव के लैंग्वेज शरणार्थी बोलते थे, शरणार्थी हैं। तो वन डे आई आस्क्ड माय फादर व्हाट इज शरणार्थी। उन्होंने समझाया कि दोज पीपल केम फ्रॉम Pakistan, and those who settled there, they were called the refugee, and in Hindi शरणार्थी कहा गया। तो सरप्राइजिंग था कि भाई अपने देश में लोग शरणार्थी तो वो लोग होने चाहिए मेरे हिसाब से, तो किसी दूसरे देश से आए और हमारे यहाँ शरण लें, या किसी फैमिली में कोई शरण ले तो शरणार्थी कहा जाएगा, डेफिनेटली सीधी सी बात है। बट अपने ही देश में रेफ्यूजी कहलाना, शरणार्थी कहलाना, ये आई थिंक बड़ा ट्रेजिक है। हाँ, बड़ा ट्रेजिक है। And in case of राइटर, जो राइटर को जहाँ से जाना था नई दिल्ली से रानीखेत, वो लेआउट की हम बात करें तो, रास्ते की बात करें तो, नई दिल्ली से अब तो खैर टुडे वी हैव सुपर फास्ट ट्रेन्स, सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं। आज तो हम दिल्ली में मेट्रो, चलो आज तो खैर कोरोना की वजह से सब सिस्टम गड़बड़ हो रहा है, एंड मेट्रो सिस्टम है, एंड सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं। एंड हम आज हम एक और जापान से ट्रेन लेकर आए हैं मोदी जी, तो जिससे 400 किलोमीटर घंटे की स्पीड की बात की जा रही है। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन्स हैं, बट एट दैट टाइम ओनली वी हैड स्टीम इंजन, स्टीम इंजन्स होते थे उस समय पर। और वो लेजरली ट्रेन्स होती थी। छुक छुक बड़े पुरानी मूवीज में देखें तो बड़ा अच्छा सा लगता है, जो उनकी वो विसल सीटी बजती थी, वो विसल सी एक रिदम, एक म्यूजिक सा होता था उसमें। और वो जब स्टीम छोटी सी स्टीम की चलती थी, जो ट्रेन की आवाज़ आती थी, तो उसका बड़ा अच्छा लगता था उस टाइम पे। आज तो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो स्टीम इंजन होते थे, लेजरली ट्रेन्स होती थी। राइटर के लिए कंपार्टमेंट, रिजर्व कंपार्टमेंट था, बाकी लोगों के लिए जो आज भी है, आज भी लोकल डिब्बे होते हैं ट्रेन्स में, चाहे वो सुपर फास्ट ट्रेन्स हों या एक्सप्रेस हों। उनमें एक दो डिब्बे जनरल बोगी होते हैं, और उस जनरल बोगी में आप देखें तो पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है, इतना बुरा हाल होता है। लोग भेड़ बकरियों की तरह, जानवरों की तरह इसमें ठुसे हुए होते हैं, भरे हुए होते हैं। बहुत पॉपुलेशन है, बहुत भीड़ है। तो उस टाइम पे भी बाकी पूरी ट्रेन, एक दो कंपार्टमेंट रिजर्व होते थे, जो ब्यूरोक्रेट्स के लिए या मिनिस्टर्स के लिए, मंत्रियों के नेताओं के लिए होते थे, बाकी जनरल बोगीज होती थी। तो राइटर को ट्रेवल करना था न्यू दिल्ली टू रानीखेत जाना था। जो उसका जो लेआउट है, जो उसका रास्ता है, वो रास्ता न्यू दिल्ली से आप चले हैं अगर, पहले ट्रेन आगे तक नहीं, पहले जो ट्रेन बरेली तक जाती थी, अब तो शायद काठगोदाम तक जाती है, आगे तक जाती है ट्रेन। अगर आप नई दिल्ली से चलें, नई दिल्ली से सादरा होते हुए एंड गाजियाबाद, हापुड़ होते हुए, रामपुर, रामपुर होते हुए, मुरादाबाद, रामपुर होते हुए, देन यू कैन बरेली, तो बरेली पहुँचेगा। तो राइटर को नई दिल्ली से बरेली तक बाय ट्रेन जाना था, और देन बाय टैक्सी जाना था। राइटर क्योंकि बिकॉज ही हैड अ ग्रेट इंटरेस्ट इन इंडियन पीपल्स, इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशंस, इंडियन civilization. So he came out from his compartment at every station, and he wanted to take the advice, the thinking of the people, लोगों की राय लेना चाहते थे वो, what they think about the bureaucrats of Indian politics, foreign policies, and what
डू दे थिंक, क्या सोचते हैं अबाउट द इंडियन फ्यूचर, India's future, and what do they think about the industries, agriculture, the farming and other things? तो लोगों के बारे में, बाहर विदेशों के बारे में क्या सोचते हैं? तो actually when even the writer talked 3 or 4%, then he hardly find one person who could understand English and who could speak in English. मुश्किल से 3-4 लोगों से बात करने में जब एक आदमी इंग्लिश बोले समझने वाला उनको मिलता, एंड ही डिस्कस द डिफरेंट थिंग्स, उनसे डिस्कस करते थे बहुत सारी चीज़ों को, एंड से बात करते, उनकी राय जानना चाहते थे, एंड ही वांट्स टू राइट, क्योंकि विलियम सी डगलस वो जो उनसे राइटर ऑल्सो, जज होने के साथ साथ एक राइटर भी थे, तो उन चीज़ों को नोट डाउन करना चाहते थे. एट वन स्टेशन द राइटर हैज़ नॉट क्लियर्ड इट, हालांकि राइटर ने क्लियर नहीं किया है, बट इट वॉज हैपन इन आइदर इट में भी रामपुर और मुरादाबाद की शायद ये घटना है, व्हेन ही मेट सम रेफ्यूजी चिल्ड्रन, जब बच्चों से, उनसे रेफ्यूजी चिल्ड्रन से उनकी मुलाकात होती है. जो लोग वहाँ से पाकिस्तान से आए, तो देवर सेटल्ड, वो आकर यहाँ सेटल्ड हुए आउटर ऑफ द सिटी, जो आउटर लेन्स हैं शहरों की, वहाँ पर नियर रेलवे स्टेशन, नियर द मार्केट, जो मार्केट्स हैं उनके बाहर उन्होंने अपनी झुग्गी झोंपड़ी सी, वो पॉलीथीन से या वो टीन वगैरह से अपनी झोंपड़ियाँ वगैरह बनाई हैं उन लोगों ने, उन्हीं में उन्होंने रहना शुरू किया, अपनी लाइफ को बड़ी मुश्किल जीना शुरू किया. लोग पास में खाने तक का अनाज नहीं था, उनके पास में तीनों टाइम का खाना तो बड़ा मुश्किल था, एक टाइम भी खाना नहीं मिलता था, एक टाइम में भी रोटी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, सब्जी वगैरह तो होती नहीं थी, दूध मिल गया, प्याज वगैरह, ये इस तरह की चीज़ें उनको खाकर काम चलाते थे लोग. एंड गेहूं की रोटी, क्योंकि गेहूं बहुत कम पैदा होता था हमारे यहाँ पर उस समय में, तो गेहूं की रोटी तो लोगों को बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी. तो बड़ा शायद जो समय रहा होगा, आई थिंक वो बड़ा डिफ़िकल्ट समय रहा होगा, बड़ा प्रॉब्लम से भरा हुआ समय रहा होगा, और लोगों ने बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, कैसे वो रहे होंगे, कैसे अपने आप भूखे रह करके कैसे टाइम काटा होगा, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं होते थे, जूते चप्पल पहनने के लिए तक नहीं होते थे. तो आई थिंक इट वुड बी वेरी मिजरेबल कंडीशन रही होगी उस समय पर. तो आज तो हम टुडे इतना खाना जो है हम लोग खाते हैं, होटल्स वगैरह में जाते हैं, वैसे खाते हैं, खाना बहुत वेस्ट करते हैं, जबकि कहा जाता है, राय दी जाती है और समझा जाता है कि वी नॉट शुड बट वी मस्ट नॉट वेस्ट फूड, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट आज हमारे हैं जहाँ कम से कम जो अच्छी फैमिलीज़ हैं, जो अच्छी फैमिली अपने को मानती हैं, तो कम से कम 2-3 सब्जी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इधर इसमें भी द ब्रेकफास्ट और द लंच और डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर और कुछ भी हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट वो भी समय था जब आदमी को रोटी नसीब नहीं होती थी. तो राइटर ने इसमें डिस्क्राइब किया है, बताया है राइटर ने, मतलब डगलस ने, उन चीज़ों को जो उस टाइम पर थी, उस टाइम पर. तो राइटर जब वहाँ से रानीखेत से वापस आए, तो वो सारा इंसिडेंट ही टोल्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू. पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी स्टोरी बताई, जो बच्चे रेफ्यूज चिल्ड्रन मिले, तो रेफ्यूज चिल्ड्रन जो ओवर क्राउडेड मार्केट कहते हैं, जो पहले, क्योंकि बेचने वाले लोग ज़्यादा थे और खरीदने वाले लोग बहुत कम थे. ओवर क्राउडेड मार्केट थी पहले से ही, पैसा था नहीं उस समय पर लोगों के पास में, पैसा था ही नहीं कुछ भी. एंड उस समय उस एक स्टेशन पर जो बच्चे रेफ्यूज चिल्ड्रन मिलते हैं, उनसे बहुत सारी जो आर्टिकल्स, हैंडमेड आर्टिकल्स, हाथ से बनी हुई चीज़ें खरीदते हैं, जो बहुत सुंदर चीज़ें थी. उन्हीं में एक लड़की होती है, 9 ईयर्स गर्ल, जो रैग्स कहते हैं, रैग्स फटे पुराने कपड़े पहने होते हैं, बट एक सी हैड अ कॉन्फिडेंस, सी हैड ग्लोरी ऑन हर फेस, एक ग्लोरी थी, एक चमक थी उसके चेहरे पर. वो सी बैग्ड राइटर
क्योंकि वो राइटर विदेशी होते हैं, अमेरिकन है तो अंग्रेज लगते हैं उनको, तो सबसे ज़्यादा अच्छे पैसे मिले तो बहुत कम पैसे में कई सारी चीज़ें खरीदते हैं, उनके हाथ भर जाते हैं और उसकी टोकरी को खरीदने में वो हेल्पलेस फील करते हैं, वो समझाने की कोशिश करते हैं कि आई डोंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो आंखों में आंसू होते हैं, रो रही होती है, तो राइटर को हर्ट रिंग करता है, बड़े बड़े दुखी होते हैं। एंड वो ऐसे ही उसको चैरिटी देना चाहते हैं, वैसे ही पैसे उनको देना चाहते हैं, तो समझाने की कोशिश करते हैं, पैसे रख देते हैं बाप को, समझाने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसी चैरिटी, ऐसे ही पैसे दे रहे हैं, वो खरीद नहीं सकते। बट सडनली हर फेस बिकेम स्टर्न, सख्त हो जाता है। एंड वो समझाती है राइटर को कि आई कैन नॉट टेक द मनी, आई एम नॉट अ बैगर, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, आई डू नॉट लाइक बैगिंग, मुझे भीख मांगना पसंद नहीं। राइटर वॉज सो इम्प्रेस्ड, राइटर बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं, एंड एट लास्ट ही वॉज हेल्पलेस टू परचेज द बास्केट। ही somehow managed the articles which he had purchased, जो आर्टिकल परचेज किए थे उनको कैसे मैनेज करते हैं, और पैसे जेब से निकालते हैं और उसकी बास्केट को खरीदते हैं। राइटर सोचते हैं कि जो लड़की सी वॉज स्टैंडिंग एट द एज ऑफ, जैसे भूखमरी के कगार पर खड़ी है, जिसके पास शायद शाम के समय खाने के लिए भी अनाज ना हो, चीज़ें ना हो, वो इतना सोचने के बावजूद भी हेल्प लेने के लिए तैयार नहीं। विलियम सी डगलस टोल्ड दिस स्टोरी एंड सेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिस इज द रीजन, यही कारण है कि आई लव इंडिया, आई लव इंडियंस, बिकॉज दे हैव सेल्फ रेस्पेक्ट, दे हैव सेल्फ रिलायंस, दे हैव डिग्निटी, उनमें आत्मसम्मान की भावना है, एक सेल्फ डिग्निटी है, सेल्फ रेस्पेक्ट है, सेल्फ रिलायंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, दे फील प्राउड ऑन देयर कल्चर एंड सिविलाइजेशन, अपने कल्चर सिविलाइजेशन को प्राउड फील करते हैं। दिस इज द रीजन वाई आई लव इंडिया, ये पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ भारतीय लोगों को और भारत को प्यार करता हूँ, यही कारण है। बट टुडे, आज की हम बात करें तो आज तो भाई थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। आज तो पैसा ही सब, या पॉलिटिक्स हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, आज के समय में तो आई थिंक मुझे लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ी चीज़ है। पैसे के लिए हम अपने फिलॉसफी को, आइडियोलॉजी को, अपने कल्चर सिविलाइजेशन को, सेल्फ रेस्पेक्ट को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट टुडे? आज के समय में तो हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे हैं, बट सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिलायंस लोगों में वो चीज़ हम वी फाइंड अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स के बहुत सारे एग्जांपल्स रोज मिलते हैं। वी हैव हैड स्कैम्स, नॉट स्मॉल स्कैम्स, ह्यूज स्कैम्स, हजारों करोड़ की बात की जाती है। लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, लोन लेते हैं, पता नहीं कैसे बोल देगा लोन मिल जाता है, इतना बड़ा लोन, पता नहीं क्या पॉलिसी है। आज देखें कि छोटा आदमी अगर बैंक में लोन लेने जाए तो आई थिंक जल्दी से फॉर्मेलिटीज इतनी होती हैं कि वो बेचारे वो परेशान, चक्कर काटते काटते बैंक पे परेशान हो जाएगा, तो जल्दी से उसे वो लोन नहीं मिल पाएगा। लेकिन ऐसे जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े व्यापारी हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, दे कैन इजीली हैव लोन, जितना चाहिए ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल्के लोगों के लिए। तो खैर, द डिफरेंट मैटर, डिफरेंट थिंग, तो डिफरेंट मैटर है, डिफरेंट चीज़ें हैं। बट आई एम टॉकिंग टू यू, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो विलियम सी डगलस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो उसकी पूरी बायोग्राफी मैंने आपको बताई, पूरी स्टोरी आपको बताई, नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी, स्टोरी को डिस्कस करेंगे, देखेंगे स्टोरी को। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर हिमालय, वो जा रहे थे
राइटर को जाना था कहाँ से कहाँ, न्यू दिल्ली टू रानीखेत जाना था। नाविन जो कहाँ पर है, नाविन उत्तराखंड। उत्तराखंड में है। बाई ट्रेन इनको जाना था बरेली तक। Then by a taxi. I was going as far as Bareilly by train and then by car to Ranikhet. An old British Army hill station. दिखा था यो, an old 'आर्मी हिल स्टेशन था पुराने समय में, जो अंग्रेज थे उस समय पर वहाँ पर रहते थे। वहाँ से शिमला और रानीखेत कहा जाता है कि वहाँ से वो रूलिंग करते थे। ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन ऑन ए 6 फाउंडेड रीजन्स। कितना है, 6,000। 6,000 फीट ऊंचाई पर है समतल से। अपोजिट 100 to 20 माइल्स स्ट्रेच ऑफ द स्नो कैप हिमालय। जो हिमालय है वो फैला हुआ है कितने मील में, माइल्स। जो हिमालय है वो फैला है कितने, 120 माइल्स में। जैसे जो फैला हुआ है, इससे फैला हुआ है which stretches up as snow capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way station. जो ट्रेन थी वो कैसी थी, स्लो। And stopped at every station. At every stop, I swung open the door my compartment and walked platform. वो बताते हैं कि वो जहाँ से ट्रेन गुजर रही थी, जो लेआउट मैंने बताया। अगर आपको नई दिल्ली से रानीखेत तक जाना है, जो रास्ता होगा आपका, वो रास्ता होगा कहाँ से लेकर के, नई दिल्ली से होते हुए, सादरा होते हुए गाजियाबाद, हापुड़, हापुड़ से इधर गढ़ होते हुए एंड रामपुर, मुरादाबाद, दैन बरेली। बरेली तक उस टाइम पर ट्रेन जाती थी। अब थोड़ा सा आगे तक काठगोदाम तक ट्रेन जाती हैं। एंड उनको जो स्टीम वो इंजन होते थे, लेजरली ट्रेन होती थी, स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। वी डिड नॉट हैव जस्ट लाइक द टुडे ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपर फास्ट ट्रेन। तो आज जस्ट मोदी जी अभी आपसे कह रहा था कि लेकिन बुलेट ट्रेन जो हमने जापान से जापान की टेक्नोलॉजी ली है, तो वो ट्रेन्स नहीं थी, बहुत लेजरली ट्रेन्स थी। तो आप उस ट्रेन में अगर बैठे हो, आपने फील किया हो, शायद आप लोग ना बैठे हों, बट आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रेन। मैंने उसमें एक दो बार उस ट्रेन में सफ़र किया है। जो मुझे उसकी जो सबसे बढ़िया लगती थी, उसकी जो आवाज़, जो विसल, जो सीटी देती थी, और जो उसके वो छुक छुक की आवाज़ आती थी चलने की, जो स्पीड चलने की आती थी, तो बड़ा अच्छा एक रिदम सा होता था, एक म्यूजिक सा होता था।
बड़ा अच्छा लगता था। बट टुडे द सुपर फास्ट ट्रेन, आज जो सुपर फास्ट ट्रेन है, वो जो ट्रेन हमारे सामने से मिनटों में जो आप कहीं खड़े हों स्टेशन पर, उसके क्रॉस पर रेलवे पे उस पे खड़े हों आप, रेलवे गेट पर खड़े हों, रेलवे फाटक पर खड़े हों, तो वो मिनटों में पूरी ट्रेन निकल जाती थी, लेकिन निकल जाती है, लेकिन वो ट्रेन बड़ी स्लो मूवमेंट होता था, बड़े स्लो चलती थी। एंड उसके जो चलने का तरीका था, जो कोयले से और पानी से जेम्स वाट ने जो इंजन किया, वही चलता था, उसी से चलती थी। तो बड़ा अच्छा लगता था। तो राइटर कहते हैं कि वो एट एवरी स्टेशन इट स्टॉप फॉर सम टाइम। ऐसा नहीं कि आज की तरह वो सुपरफास्ट ट्रेन से 2 मिनट का टाइम, 2 मिनट रुकेंगी बस। वो ट्रेन रुकती थी कम से कम 10-15 मिनट, 10-15 मिनट रुकती थी और एक स्टेशन पर। तब तक लोग आराम से चढ़ते थे, उतरते थे, कोई बहुत भागदौड़ नहीं, कोई आफत नहीं, कोई इधर से उधर मूवमेंट नहीं, भागना नहीं, कुछ भी, तसल्ली से चढ़ो, तसल्ली से बैठो, आराम से चलता था, बड़ा सिस्टम था। बट आज ऐसा नहीं है, आज तो सब मिनटों सेकंड्सों में काम होता है, सेकंड्स की बात होती है। एंड तो राइटर सेज दैट he got down at railway station. He wants to talk to the people. He wants to discuss uh, the thinking of about against the bureaucracy, against the politics के बारे में, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में, दूसरी चीज़ों के बारे में वो लोगों से डिस्कस करना चाहते थे, बात करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करना चाहते थे उनको। सब कंपार्टमेंट एंड वर्क द प्लेटफॉर्म, द प्लेटफॉर्म और पैक्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन आता है। द प्लेटफॉर्म वर पैक्ड विद पीपल, सिख, मुस्लिम्स, हिंदू, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर। तो जो स्टेशन हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो पैक होते थे, भरे हुए होते, किस किस से? सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रिस्ट, पुजारी, पोर्टर्स जो सामान कैरी करने वाले होते हैं, पोर्टर्स होते हैं, जिन्हें आप कुली भी कह सकते हैं, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स जो हॉकर होते हैं, जो सामान बेचने वाले होते हैं, जो आपकी कई बार हॉक करते हैं गलियों में, आवाज़, जो ठेली वाले होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं, और आप आपकी गली में आते हैं, आवाज़ लगाते हैं, सब्जी बेच रहे हों या दूसरी चीज़ बोलते हैं, हॉकर्स होते थे। ऑलमोस्ट एवरी वन वॉज बेयर फुट, ऑलमोस्ट लगभग सभी लोग कैसे होते थे? बेयर फुट, नंगे पैर होते थे। बिकॉज जब देश आज़ाद हुआ, तो वी डिड नॉट हैव द मच थिंग्स, वी डिड नॉट हैव द मच फैसिलिटीज, वी डिड नॉट हैव द मच जॉब्स, वी डिड नॉट हैव मच इंडस्ट्रीज, वी डिड नॉट हैव मच बिजनेस नहीं था कुछ भी, इंडस्ट्रीज नहीं थी। सब कुछ अंग्रेज लगभग 2 सालों में सब कुछ समाप्त खत्म कर चुके थे। उससे पहले जो बाहर के इंट्रूडर्स आए, जो आक्रमणकारी आए, विदेशी जो लोग आए, जिन्होंने भारत को लगभग 2000 साल तक, माना जाता है कि 2000 साल तक लगभग लोग लूटते रहे। जो देश कभी एक सोने चिड़िया था, वो देश ऐसे समय एक ऐसा भी रहा जिसके पास में कुछ भी नहीं था। और ऐसे समय में हमने जो हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो पाकिस्तान से और चाइना से, चाइना में जो हमने डिफीट खाई, हार खाई, जो चाइना फिर दोबारा से वही समझ रहा है, आँख दिखा रहा है। तो जो लड़ाइयाँ भी लड़ी, तो उस समय पर कुछ भी ऐसा था नहीं है हमारे पास में, तो लोग भग सब नंगे पैर होते थे। जो ट्रेडिशन नहीं थी, मजबूरी थी, लोग पास में कुछ भी नहीं था ऐसा। And almost everyone barefoot and dressed in loose white garment. Before sometimes I was telling you, मैं आपको बता रहा था, today खादी पहनना इट्स अ फैशन। आज तो खादी पहनना एक फैशन है। जो पीपल हु आर रिच, दे कैन बाय द खादी कॉटन, कॉटन वही खरीद सकते हैं, बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा है। बट उस समय पर हमारे यहाँ हिंदी में जिसको आप रुई बोलते हैं, कपास होती है, बहुत प्रोडक्शन होता था उसका, कॉटन का बहुत प्रोडक्शन होता था। तो सब लोग खादी के हाथ के बुने हुए कपड़े पहनते थे। जो गाँव में वीवर्स जुलाहे होते थे जो कपड़े बनाते थे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोग धोती बांधते थे, कुर्ता, लूज कुर्ता पहनते थे। आज भी राजस्थान में वो कुर्ता, लूज कुर्ता पहनते हैं, और वहाँ का फैशन है, आज की ट्रेडिशन है कि वो आज भी वही कपड़े पहनते हैं। धोती, जूती वही वो लेदर वाली, चमड़े वाली जूती पहनते हैं, आज भी है। तो लोग ज़्यादातर पैदल होते थे, क्योंकि था ही नहीं कुछ भी। लास्ट एवरीवन दैट यूज्ड लूज गारमेंट। आई आस्क्ड द 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश।
वो 3-4 लोगों से बात करते, जब बड़ी मुश्किल से एक आदमी उनको ऐसा मिलता था who could speak English, who could understand English, who could discuss the problems, who could discuss the philosophy, who could thinking the ideology, who was thinking the problems of that time, तो उस समय के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकता था, मुश्किल से एक आदमी को मिलता। इंग्लिश वी वुड टॉक वो वर्ल्ड अफेयर्स, वो लोग बात करते हैं इसके वर्ल्ड अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसीज़ के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन फ्यूचर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, वो बात करते वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक। जो समय पर बड़ी प्रॉब्लम्स थी, मेजर टॉपिक थे, जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में डिस्कस करते हैं उनको। एंड द न्यूज़ ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड, जो रोज़ की न्यूज़ होती थी, जो रोज़ की जो चीज़ें होती थी, तो आज की तरह उस टाइम पर तो इतना सब कुछ नहीं था। उस समय पर टीवी तो था और सब लोगों के पास में नहीं था। पहले हम जो छोटे छोटे से थे, याद है, तो माय फादर वाज पोस्टेड इन ओखला। ओखला पोस्टेड थे, वो डैम बन रहा था, तो वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में हैं थे, अब तो रिटायर्ड हैं, बट वो ओखला जिस कॉलोनी में रहते थे, उस पूरी कॉलोनी में 2 टीवी थे। पूरी कॉलोनी काफ़ी बड़ी कॉलोनी थी, बीच में लॉन था, चारों तरफ वो क्वार्टर्स बने हुए थे, सरकारी क्वार्टर्स बने हुए थे, और पूरी कॉलोनी में 2 टीवी थे। और बड़ा फेमस था, चित्रहार आता था, बोथ दो आई थिंक वेडनेसडे और फ्राइडे चित्रहार आता था, और पिक्चर आती थी संडे और सैटरडे में, वो पार्ट्स में होकर आती थी, आधा आटैया फिर आए, इस तरीके से आता था, तो बड़ा क्रेज होता था। उसमें 5-6-7 गाने आते थे। अगर एक गाना कम आ जाए किस दिन, तो लोग डिस्कस करते थे, अरे आज तो एक गाना कम दिया। बाहर टीवी को बाहर रखा जाता था, और वो दूरदर्शन लिखा होता था, वो घूम के उसका रिदम, उसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, और टीवी को बाहर रखा गया तो पूरा जो शो चल रहा हो, इस तरह की चीज़ें होती थी। तो आज तो एवरी पर्सन हैज़ टीवी इन हिज पॉकेट, इंटरनेट इन हिज पॉकेट। आज तो टीवी, इंटरनेट सब कुछ उसकी पॉकेट में है, एंड ही कैन वॉच एवरीथिंग व्हाट ही वांट्स टू वॉच। जो वो देखना चाहता है वो देख सकता है। इंटरनेट है, गूगल है हमारे पास में। इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग दैट यू कैन विद इन सेकेंड्स, मिनट भी ज़्यादा है, आप सेकेंड्स में सर्च कर सकते हैं उस चीज़ को। जो प्रोड्यूस्ड इन दिस वे, आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। इस तरीके से मैं लोगों की राय जानना चाहता था कि लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, विदेशों के बारे में क्या सोचते हैं, जो विदेशी लोग हैं उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी अपनी पॉलिसीज उनके क्या हैं, वो एक्चुअली किस चीज़ को लाइक करते हैं, किस चीज़ को नहीं लाइक करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जो राइटर हैं उनसे डिस्कस करते थे, उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। जो ऑफिशियल हैं, अथॉरिटीज़ हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके अगेंस्ट उनकी राय क्या है, लोग क्या सोचते हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, बाकी चीज़ों के रिपोर्ट्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो ही डिस्कस्ड दैट पीपल हु कुड स्पीक इंग्लिश, जो आदमी इंग्लिश बोल सकता था, उस सब चीज़ों से उसको डिस्कस करते, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो ओपिनियन है अगेंस्ट, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, आइदर में भी द पॉलिटिशियंस में हो, पॉलिटिक्स हो, या दूसरी सोशल चीज़ें हों, उन सब के बारे में, उन चीज़ों को वो डिस्कस करना चाहते थे। द रूट ले थ्रो द वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियन कल्चर एरियाज। जो रूट है इंडियन कल्चर सबसे रिचेस्ट एरिया माना जाता है, प्लेन एरिया माना जाता है। अब तो दिल्ली की हम बात करें तो उस समय 1950 की बात करें तो आई थिंक मेरे हिसाब से 1950 में जहाँ तक ये न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली के आगे शायद मुझे लगता नहीं कि उसके आगे कहीं वो कुछ हो, शहर हो, शायद आगे जो जितने भी हैं, ये सादरा है या दूसरी चीज़ें हैं, आगे जितने भी हैं, ईसाईबाद है, उससे पीछे जो मौजपुर वगैरह लगते हैं, ये सब गांव होंगे, प्रॉपर गांव होंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। तो आज तो शायद लेके नई दिल्ली से बहुत आगे तक चले जाएँ आप, इवन पूरे गाजियाबाद, नोएडा, उधर हरियाणा के पास में कहीं तक जगह नहीं है कहीं पैर रखने के लिए। तो उस समय पर ये जस्ट एग्रीकल्चर लैंड थी, ज़मीन थी, यहाँ से आप निकलें तो जैसे निकलेंगे तो गाजियाबाद होते जैसे बाहर आएंगे, जो जस्ट कल्चर है, प्लेन एरिया है।
बस घाट गंगा का किनारा है, गंगा किनारे जो आसपास का एरिया है वो रिचेस्ट लैंड है। एंड एग्रीकल्चर के लिए सबसे बरेली तक प्लेन एरिया है, जो पंजाब और ये एरिया जो पश्चिमी यूपी का एरिया है, इसको माना जाता है कि सबसे रिचेस्ट कल्चर एग्रीकल्चर एरिया है। सबसे मजबूत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्रॉप्स जो है, फसल है वो पैदा होती है, रिचेस्ट कल्चर एरिया है। दिस वॉज द प्लेन अपर गंगा रिवर, अपर गंगा रिवर का जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के और बरेली तक अपर गंगा का एरिया है, 1000 फीट अबव सी लेवल बट ट्रॉपिकल। द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, जो गंगा पानी है वो ब्राउन सिल्ट होता है, हल्का सा मिट्टी जैसा रंग होता है, जैसे ऊपर से पानी बहकर के आता है, जब वहाँ से गंगोत्री से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं, बिल्कुल पानी नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ, बिल्कुल शुद्ध होता है। जैसे हरिद्वार तक आती है तो हरिद्वार तक आते आते जो पानी है वो थोड़ा सा चलो सिल्ट होता है, ब्राउन सिल्ट सोलन विद फ्लड वाटर्स। किसकी वजह से होता है वो? फ्लड वाटर की वजह से, जो बाढ़ आती है उसकी वजह से। आज तो हम बात करें तो इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे जो कचरा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो गंगा में, यमुना में वो डाली जा रही हैं, जो कलर है पानी का वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता जा रहा है। इट्स ओवरफ्लो द इंटेंट थाउजेंड्स एकर्स ऑफ राइस। और यहाँ से ये एरिया माना जाता है वो गेहूँ की पैदावार के लिए, ईख की, शुगर केन ईख की पैदा के लिए, राइस चावल की पैदा के लिए ये जो एरिया है वो सबसे बेस्ट एरिया माना जाता है। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, क्या थे नॉर्थ में? जंगल। ग्रेट एक्सटेंस ऑफ ग्रास हैवन द मैंस हेड एंड unbroken except for the occasional clump of trees, the home of tigers, elephants, pythons and cobras। तो ये एरिया है। अब तो हम बात करें, अब तो यहाँ का कोई जगह नहीं है, उस समय जब बात करें यहाँ शायद गाजियाबाद तक, तो यहाँ से जो एरिया है, आप सादरा से निकले उस समय पर जो हिंडन के आसपास का एरिया है, हिंडन जो नदी है, तो इसके आसपास का एरिया जो शायद तो बहुत घना जंगल रहा होगा, और यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स बहुत ज़्यादा रहे होंगे। यहाँ से आगे निकले हैं तो जो गंगा का एरिया है, ब्रज घाट के आसपास का एरिया है, वहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट रहे होंगे, वहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो जिसको कहते हैं कि ये क्या था यहाँ के लिए, क्लम्प ऑफ ट्रीज बने जंगल था, पेड़ था, क्लम्प ऑफ टाइगर होम फॉर ऑफ टाइगर्स, टाइगर, एलिफेंट्स, पाइथन्स एंड कोबराज। मीन्स ये वह पूरा वाइल्ड एरिया था, इसमें जंगली एरिया था। एंड यहाँ पर बहुत सारे जो हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो थे उस समय पर। अब तो शायद वहाँ तक बरेली तक ही पूरा प्लेन है, बरेली तक कहीं जंगल फॉरेस्ट नहीं बचा हुआ है। Everywhere else there was flat running to the horizon, plain area, and dotted here and there by the second banyan trees or by rows of the pakar trees. banyan tree थे, बरगद के पेड़ थे, पाकर पीपल के पेड़ थे। trees the shaped like the elm, the having the thick twisted trunk। जो बरगद का पेड़ होता है वो ट्विस्टेड ट्रंक्स होता है, उसमें वो जड़ें लटकी हुई होती हैं, जिसको एक्सप्लेन करते हैं। उन पर आप इतनी मजबूत होती हैं कि पकड़ के झूलिए तो टूट नहीं सकती हैं, बड़ी पावरफुल होती हैं, बड़ी मजबूत होती हैं। ट्री द शेप लाइक द एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स की तरह, उसके एलिफेंट की ट्रंक जो होती है, सूंड होती है उसकी तरह कुछ ऐसी होती हैं। हॉट ह्यूमिड एयर, जो हवा थी वो कैसे थे, हॉट ह्यूमिड थे, was moving in the from southwest. Monkeys, some of them, mothers with babies climbing up them and riding underneath। बंदरों को आपने देखा है, देखते हैं आप लोग, तो चल रहे होते हैं तो उनकी जो बेबीज होती हैं वो उसके वेस्ट के नीचे चिपके हुए होते हैं, तो चल रहे होते हैं। और बंदर स्टेशन के आसपास, वैसे तो अब तो हर जगह हैं, कहीं भी कमी नहीं है, आते हैं। कई बार इवन आपसे ज़बरदस्ती अगर आप कुछ हाथ में ले रहे हैं तो लेकर के भाग जाते हैं, और जब तक आप खाने के लिए कुछ नहीं देंगे वो आपके सामान को वापस नहीं करेंगे। इवन जब लोग वहाँ वृंदावन जाते थे, हम देखते हैं वहाँ वहाँ बंदर बहुत हैं, तो कई बार लोगों के चश्मे उतार कर ले जाते हैं, कई बार हाथ में कुछ लेकर भाग जाते हैं, और जब तक आप उन्हें खाने का कुछ नहीं देंगे तब तक वो लोगों के जो चीज़ें हैं उनको वापस नहीं करते हैं। जो बंदर थे वहाँ पर, उनकी बात करते हैं वो, swung of the trees at the station looking for food, खाने की तलाश में वहाँ पर स्टेशन पर थे। The villages we passed had the walls made of the mud mixed water and cow dung।
तो जो घर रास्ते में उनको मिलते हैं वो आज की तरह नहीं थे। आज तो पूरे मार्बल की बात करते हैं, पत्थर की बात करते हैं, पत्थर में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, उनको लगाया जाता है। पक्के हाउसेज हैं, लेकिन उस समय पर कच्चे घर, 1950 की बात करें तो पक्के घर तो आई थिंक गांव में तो एक दो ही होते होंगे, सब कच्चे घर होते होंगे, जो मिट्टी के, गाय के गोबर के जो तो लीपते थे, उनको साफ सफाई करते थे। आर्टिकल से उनको चौका जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो लगाया जाता था। तो वो बड़े डेकोरेट करके रखते थे। आज तो अल्ट्रा मॉडर्न हाउसेज हैं। आज तो लेंटर है, पत्थर लगे हुए हैं, टाइल्स लगी हुई हैं, और समर्सिबल है, बाकी दूसरी सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ हैं। आज तो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। वो चीज़ें नहीं है, लेकिन उस समय पर राइटर कहते हैं कि जो हाउसेज थे, घर थे, वो जो बने हुए थे, वो बिल्कुल मिट्टी के बेसिक चीज़ों के बने हुए थे। आई थिंक इस चैप्टर में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस इस इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। इट्स ओके। रिसु, रिसु, रिसु,